नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हमारी करंट अफेयर्स की क्लास 6 है, जिसमें हम इंटरनेशनल जो घटनाक्रम है वो देखेंगे। तो पहला देखते हैं G7 को लेकर। तो हमने पहली क्लास में ही कुछ शिखर सम्मेलन देखे थे, जो सम्मेलन हुए थे, पर आज हम चूँकि अलग से देख रहे हैं तो इनका रिवाइज भी कर लेंगे साथ में। जैसे पहला है G7, तो G7 का 51वां शिखर सम्मेलन हुआ है। तो पहला क्वेश्चन होगा G7 का कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ है? तो ये हुआ था 51वां वाला। कहाँ पे हुआ है? कनाडा के कनानिस्किस अल्बर्टा में। तो जगह कहाँ है? कनाडा। कनाडा में कहाँ? अल्बर्टा है कनानिस्किस में। कब हुआ? जून में। तो सबसे पहली चीज़, अब G7 की कंट्रियाँ कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट रहता है कि G7 में कौन सी कंट्रियाँ हैं। तो G7 में जैसा कि नाम से पता चलता है, G7 में 7 कंट्रियाँ हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की जो कंट्रियाँ हैं उन्हें दर्शाता है। ये बीच में क्या हुआ था, 1990 के दशक के बाद से ये G8 हो गया था, पर 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पर युद्ध कर दिया, मतलब अटैक किया, तो रसिया को इससे बाहर निकाल दिया गया और फिर से ये G7 बन गया था। अब हम G7 कंट्रियों को याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कॉन्टिनेंट वाइज हम देखेंगे, चूँकि ये चीज़ें याद रह जाएंगी। तो कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम देखें इसे, तो सब मेन रहेगा सबसे पहले अमेरिका। तो अमेरिका में 2 कंट्रियाँ, एक कनाडा है और दूसरा यूएसए है, क्योंकि हम कॉन्टिनेंट वाइज ही हमें आसानी से याद हो जाएगा, कनाडा यूएसए। बाकी कोई कंट्री ना साउथ अमेरिका की है ना इस बीच वाले एरिया की है। अफ्रीका की कोई कंट्री नहीं है इसमें शामिल, क्योंकि अफ्रीका वैसे ही पिछड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है आर्थिक रूप से। ऑस्ट्रेलिया भी शामिल नहीं है। एशिया में पूरे में एक कंट्री G7 में है, वो है जापान। तो ये याद रखना है। बाकी जितनी भी कंट्रियां हैं वो कहाँ मिलेंगी हमें? यूरोप में। तो कौन कौन सी हैं? कनाडा तो हो गया, उसके बाद है यूएसए हो गया। इसके बाद देखें अगर फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके, मतलब जो इंग्लैंड है, इन सब को मिला के क्या नाम दिया जाता है? G7 दिया जाता है। तो ये हमने देखा पहले। इसके बाद है नाटो। नाटो का 34वां शिखर सम्मेलन हुआ है, ये भी हमने पढ़ा था, तो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। नाटो का कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ है? 34वां। संख्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जा सकता है। और नाटो का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम ब्रुसेल्स में है, पर इस बार जो आयोजन हुआ है वो हुआ है नीदरलैंड्स के द हेग में। तो ये पूछा जा सकता है मुख्यालय कहाँ पे है या फिर इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है। नाटो के बारे में हमने देखा था, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका अनुच्छेद 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ये कहता है कि किसी एक देश पे हमला सभी देश पे हमला माना जाएगा। इसके बाद बात करें ब्रिक्स को लेकर, तो ब्रिक्स समूह का विस्तार हो गया है। तो ब्रिक्स का समूह का विस्तार कैसे हुआ? क्योंकि इसमें अब 10वां सदस्य वियतनाम जुड़ गया है जून 2025 में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस संगठन में, या ऐसे पूछा जा सकता है ब्रिक्स में नया कौन सा देश बना है, जुड़ा है। तो वियतनाम 2025 में जुड़ा। इससे पहले 8वां और 9वें देश के रूप में इंडोनेशिया और नाइजीरिया भी इसी वर्ष जुड़े थे। तो ये 3 देश इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्रम से पूछा जाएगा। तो 8वां इंडोनेशिया, 9वां नाइजीरिया और 10वां वियतनाम रहेगा। नाइजीरिया कहाँ है? अफ्रीका में, और ये दोनों देश पास ही हैं, इंडोनेशिया और वियतनाम, तो इन्हें याद रख सकते हैं। इस बार का जो शिखर सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। तो ब्राज़ील में हुआ है, ये याद रखना है। इसके बाद बात करें ब्रिक्स में, तो ब्रिक्स में कितनी कंट्रियां हैं? अभी टोटल 10 हैं, पर जब बना था तो ब्रिक के रूप में बना था, फिर अगले ही वर्ष 2010 में ये ब्रिक्स हो गया था। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब इन ब्रिक्स देशों ने क्या किया? एक अपना अलग से बैंक बनाया, जैसे हम पढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक वगैरह। इस पर कंट्रोल किसका ज़्यादा होता है? अमेरिका का। तो जो ब्रिक्स कंट्री हैं उन्होंने अपना एक नया बैंक बनाया था, इसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये याद रखना है। अगर पूछा जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक किस संस्था का है, तो ब्रिक्स का है। तो ये है। इसका मुख्यालय भी पूछा जा सकता है, संघाई चाइना में है। अगली बात करें, आसियान का 46वां शिखर सम्मेलन हुआ है। अब आसियान कौन सी कंट्री है? जब हम भारत से चलते हैं इस वाले एरिया में, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, और इधर मलेशिया, वियतनाम वगैरह, ये सारी जो कंट्रियां हैं जुड़ के 10 कंट्रियां, ये आसियान कंट्री कहलाती हैं। इनका 46वां शिखर सम्मेलन हुआ है मलेशिया में, जो कि याद रखना है, मलेशिया के कुआलालंपुर में। इसकी थीम थी समावेशीपन और स्थिरता। आसियान कंट्री की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। इसमें 10 देश हैं, हालांकि 11वां शिखर देश शामिल होने के लिए हस्ताक्षर हो चुके हैं। मुख्यालय इसका कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है, ये भी याद रखना है। अब आप बात करें अगला हम बिम्स्टेक के बारे में, तो बिम्स्टेक का जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है? बैंकॉक, थाईलैंड में है। अब इस बिम्स्टेक
और सार्क, दो कंट्रियाँ आती, मतलब दो जो संगठन है वो हमारे सामने आते हैं, दोनों लगभग सेम संगठन है, केवल इनमें एक अंतर है, वो है पाकिस्तान का। पहले क्या हुआ करता था, सार्क ज़्यादा सक्रिय था, सार्क जो था ज़्यादा सक्रिय था। बिम्स्टेक 97 में जब बना था तो उतना महत्व नहीं था, पर भारत के जब से पाकिस्तान से संबंध खराब हुए तो सार्क की बैठकें होना बंद हो गई, क्योंकि इसमें सबसे बड़े कंट्री भारत ही था और पाकिस्तान। तो अब भारत महत्व देता है बिम्स्टेक को, जिसमें पाकिस्तान नहीं है। यही पूछा जा सकता है, बिम्स्टेक में क्या पाकिस्तान है या नहीं है, तो नहीं है। अब बिम्स्टेक का नाम ही है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, तो बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी से लगने वाले जो देश हैं वो इसमें शामिल हैं, तो बैंकॉक और थाईलैंड में शामिल है। अब अगर ये पूछा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी से शामिल जो मतलब लगे हुए देश हैं वो शामिल हैं, इनकी संख्या कितनी है, तो 7 है। पर भूटान और नेपाल तो डायरेक्ट इससे लगे नहीं है, वो क्यों शामिल हैं, तो भूटान और नेपाल का व्यापार तो बंगाल की खाड़ी से ही होता है, तो इस वजह से। इसके बाद म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़े हैं। अगला हम न्यूज़ देखें आर्टेमिस को लेकर, तो अमेरिका का एक आर्टेमिस समझौता है जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर करके रखे हैं। अब इस पर किसने, बांग्लादेश के भी हस्ताक्षर हो चुके हैं। तो आर्टेमिस मिशन है क्या, तो आर्टेमिस असल में चंद्रमा की बहन को कहा जाता है माइथोलॉजी में। तो आर्टेमिस एक समझौता है जिसमें क्या किया जा रहा है, 2026 तक मनुष्य को चंद्रमा पर फिर से भेजना है। फिर से मतलब पहले तो हम जानते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग जा चुके हैं, पर फिर से मानव को भेजना है 2026 तक। इसके लिए एक मिशन है आर्टेमिस मिशन, जिसमें 54 देश शामिल हो चुके हैं, हस्ताक्षर कर चुके हैं। तो यही पूछा जा सकता है। अब इसमें बांग्लादेश भी जुड़ गया। कुछ रिपोर्ट देखें, ग्लोबल लिवेबिलिटी रिपोर्ट मतलब क्या है, इंडेक्स में कि रहने योग्य सबसे दुनिया के अच्छे शहरों की एक रिपोर्ट है। किसने निकाली है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। किसने, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। इसको जारी करता है ये संस्था। शीर्ष स्थान किसका है, तो कोपेनहेगन डेनमार्क, मतलब डेनमार्क का एक शहर है कोपेनहेगन जो उसकी राजधानी भी है। तो ये कोपेनहेगन सबसे बेस्ट शहर है दुनिया में रहने के लिए, तो ये पूछा जा सकता है। इसके बाद है यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, तो हैप्पीनेस इंडेक्स है जो यूनाइटेड नेशंस का, उसमें फिनलैंड शीर्ष पर है और जो 8 वर्षों से लगातार टॉप पे ही है। मतलब फिनलैंड सबसे खुशहाल कंट्री है पूरे दुनिया में, तो फिनलैंड एकदम फाइन कंट्री है, ऐसे याद कर सकते हैं इसे। इसके बाद बात करें हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट की, तो हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट 2 संगठनों ने रिपोर्ट बनाई है, एक है FAO और एक है WFP, वर्ल्ड जो है वर्ल्ड जो फूड कार्यक्रम है प्रोग्राम, और ये है फूड मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि। इन दोनों का मुख्यालय रोम इटली में है, तो ऐसे याद करो, इटली को इडली से, इडली को खाते हैं तो ये खाने वाले ही तो हैं, खाद्य दोनों, तो याद रहेगा इसका मुख्यालय। अब इस रिपोर्ट में बताया क्या गया है, तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि दुनिया में सबसे जो भुखमरी की समस्या है वो सूडान के दोनों देश, मतलब एक सूडान है, एक दक्षिणी सूडान है जो उससे अलग हुआ, और माली, इन 3 देशों में सबसे ज़्यादा संकट है। इनको थोड़ा मैप से देखते हैं तो जब हम अफ्रीका की बात करते हैं तो ऊपर सूडान मिलेगा, वहीं नीचे थोड़ा छोटा कंट्री है पर साउथ सूडान मिलेगा, और इधर की तरफ मिलेगा एक माली कंट्री। तो इन तीनों देशों में सबसे बुरी स्थिति है भुखमरी को लेकर, तो ये याद रखना है। किसने निकाली है, वैसे कंफ्यूज कर सकता है WHO के साथ, UNDP के साथ, पर हमने चूंकि पढ़ लिया है FAO या WFP, इन संगठनों ने से निकाला है। अब बात करें UNHCR की ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। अब ट्रेंड्स रिपोर्ट क्या कहता है, UNHRC जो शरणार्थी एजेंसी संगठन है उसने बताया है कि 122 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें जबरन एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ रहा है, और सबसे ज़्यादा जो विस्थापित लोग हैं वो वही कंट्री है जो अभी हमने पढ़ा, सूडान। तो सूडान कंट्री चूँकि वहाँ हिंसक घटनाएँ होती रहती, तो यहाँ से 14 मिलियन लोग दूसरे देशों में जाते हैं या अन्य जगह पर जाते हैं। इसके बाद सीरिया है, चूँकि वहाँ आतंकवाद है, अफगानिस्तान, यूक्रेन, इन कंट्रियों से आ सकते हैं। अब बात करें UNHRC का जो मुख्यालय वो कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अब अगला न्यूज़ है वो है हमारा जापान को लेकर। तो जापान ने एक जलवायु निगरानी उपग्रह बनाया है। इसका क्या मतलब हुआ, एक ऊपर उपग्रह रहेगा पृथ्वी के चारों ओर जो ये बता देगा जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो किसने वर्क चलाया है, मतलब जो बनाया है वो जापान ने है। अमेरिका चाइना कंफ्यूज करने के लिए देगा, पर जापान है। फिर इसका नाम पूछा जा सकता है, उपग्रह का नाम क्या है, तो GoSat-GW है, GoSat सैटेलाइट और GW, तो इसे याद रखना है। इसका नाम क्या है, किस लिए, जलवायु परिवर्तन से है। किसने भेजा है, जाक्सा ने। जाक्सा क्या है, जैसे अपने यहाँ जो संस्थान है वो कौन सा, इसरो, वैसे ही जापान में कौन सा है, जाक्सा है।
इसके बाद है IAEA परमाणु आपातकालीन अभ्यास। अब IAEA क्या है? परमाणु ऊर्जा एजेंसी है जो पूरे दुनिया में न्यूक्लियर से संबंधित जो मामले होते हैं उन्हें देखती है। अब इस संगठन ने रोमानिया के साथ मिलकर अब तक का सबसे बड़ा परमाणु आपातकालीन अभ्यास किया है। अब मेन रोमानिया कहाँ है? तो ब्लैक सी जब हम पढ़ते हैं यूरोप में यूक्रेन के साइड, तो ब्लैक सी उसी के साइड है रोमानिया। तो रोमानिया तो ये याद रखना, एक तो रोमानिया कहाँ है। अब यहाँ पे ही क्यों अभ्यास हुआ है? तो समझ सकते हैं कि यूक्रेन और रशिया में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। तो अगर कुछ परमाणु घटना होती है तो उसके लिए तैयार रहना है, तो इसीलिए ये अभ्यास हुआ है कि कोई अगर घटना होती है तो हमें तैयार रहना। इस अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है कॉन, फिर उसके बाद बी लगा है कॉन्वेक्स, और ये क्या है? 3। तो ये नाम याद रखना है। किसके साथ हुआ? रोमानिया के साथ हुआ है। इसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है इस संगठन का? तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है, जो पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करें चाइना। चाइना ने पहला उच्च रेजोल्यूशन पैन जीनोम बनाया है। इसका क्या मतलब हुआ? जो हम चारों तरफ इसमें चावल की खेती देख रहे हैं, तो एशिया में जितने भी चावल की किस्में होती हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा किस्में वो हैं जो जंगल में होती हैं, बाकी अन्य उन सभी किस्मों का DNA एक जगह सैंपल इकट्ठा किया गया है। अब इससे क्या रहेगा? अगर हमारे पास पूरा जीनोम सीक्वेंस होगा तो हम जो चावल में होने वाली बीमारी हैं उन सबको अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। तो चाइना ने तैयार किया है एशियाई चावल पे, ऐसा नहीं है पूरे दुनिया के चावल, एशियाई चावल पे ये शोध किया गया है, मतलब इसका जीन तैयार किया गया है। तो संपूर्ण डेटा तो किसने किया है? चाइना ने। कौन से चावल पे? एशियाई चावल पे किया है। इसमें गेहूं वगैरह से कंफ्यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं पर्यावरण दिवस की। तो 5 जून को तो जानते ही पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी मेज़बानी साउथ कोरिया ने की थी, तो इम्पोर्टेंट है साउथ कोरिया ने। और जो इसकी थीम थी वो है प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। तो केवल इतना याद रखना है। मनाया कब से जाता है? 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसी के बाद से अगले वर्ष 1973 से पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर है एक न्यूज़ हमारी ग्लेशियर के लिए। तो ग्लेशियर संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। कहाँ हुआ है? ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान के दशानवे से याद कैसे कर सकते हैं? मैपिंग अगर हम देखेंगे मध्य एशिया में, तो जब हम भारत से चलते हैं ऊपर की तरफ, तो भारत वाला ये वाला हिस्सा है ऊपर की तरफ, पामीर और ये सब है। इधर अगर चलेंगे अफगानिस्तान से ऊपर, तो 5 कंट्रियाँ पड़ती हैं ना, हम स्थान से पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है तुर्कमेनिस्तान, ऐसे याद कर सकते हैं तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद एक लैंडलॉक मतलब है इधर, इसका नाम है उज्बेकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और ये है कजाकिस्तान सबसे बड़ा वाला। तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तब कजाकिस्तान हो गया। इसके बाद है ये किर्गिस्तान, और नीचे है ताजिकिस्तान। तो ये याद रखना। तो इस वाले ताजिकिस्तान में ग्लेशियर, चूँकि ये ऊपर है एरिया में जहाँ पामीर का पहाड़ है, तो ये ऊंचे पे, तो यहाँ पे ग्लेशियर वगैरह पाए जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ ग्लेशियर का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। तो ताजिकिस्तान दुशानवे, तो ये याद रखना है किसके लिए हुआ? ग्लेशियर के लिए हुआ है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा की नई अध्यक्ष बनी है। कौन बनी है? जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं एनालेना वेयरबॉक। एनालेना वेयरबॉक हैं जो यूनाइटेड नेशंस की 80वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई हैं। कहाँ से देश हैं? जर्मनी, अगर देश पूछा जाएगा तो ये याद रख लेना। अब संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है ये यूनाइटेड नेशंस के 6 अंगों में से एक है। मतलब यूनाइटेड नेशंस में 6 पार्ट हैं अलग अलग, जैसे होते हैं ना संसद में लोकसभा राज्यसभा, वैसे इसके 6 पार्ट हैं। तो उनमें से जो महासभा है उसकी अध्यक्षता इनने की है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो न्यूयॉर्क वाले। अब विशेष एक पॉइंट याद रखना है कि भारत की विजय लक्ष्मी पंडित है, वो पहली महिला अध्यक्षता थी जिन्होंने 8वें सत्र की अध्यक्षता की थी। और अभी वाला कौन सा है? 80 वाला चल रहा है, और इन्होंने 8वें की थी विजय लक्ष्मी पंडित ने। इसके बाद अगला न्यूज़ है जो बांग्लादेश के नोटों में बदलाव हो गया है। तो इसमें ज़्यादा तो डीप कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस ये पूछा जा सकता किस देश ने अपनी मुद्रा से अपने जो प्रमुख हुआ करते थे उन्हें हटा दिया? तो बांग्लादेश ने। शेख मुजीबुर रहमान हुआ करते थे, जो शेख हसीना के पिताजी हुआ करते थे, उनकी तस्वीर को हटा दिया गया है। पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर हिंदू और बौद्ध मंदिरों की भी तस्वीर जोड़ी गई है, बाकी और भी जोड़ी गई है, पर हिंदू और बौद्ध मंदिरों की तस्वीर भी यहाँ पर नोटों में ऐड की गई है। तो ये पूछा जा सकता है। उसके बाद है माउंट तारानागी। अब सोचो कैसा लगेगा सुन के कि एक पहाड़ को मानव मान लिया जाए,
मतलब जैसे मानव के पास अधिकार है वो एक पहाड़ के पास अधिकार होंगे, तो बिल्कुल यही हुआ है कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड में एक माउंट तारानाकी है, जो वहाँ की एक मौरी जनजाति है जो सबसे फेमस भी रहती है, वो इसे काफ़ी पूजनीय मानते हैं। तो इस वजह से इससे मानव का दर्जा दे दिया गया, व्यक्तिगत दर्जा, किसे, माउंट तारानाकी को, कहाँ है, न्यूजीलैंड में। तो ये जीवित जीव की तरह माना जाएगा। ऐसा ही किया था न्यूजीलैंड ने 2017 में, जहाँ उन्होंने बांगानुई नदी को भी कानूनी दर्जा दिया था। किस लिए, माओरी जनजाति चूंकि इन्हें मान्यता दे दी। इसी के बाद भारत ने भी, मतलब उत्तराखंड में जो हाई कोर्ट था उसने 2017 में गंगा यमुना को जीवित संस्था का दर्जा दिया था, लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को रद्द कर दिया था बाद में। इसके बाद है सेंजियन क्षेत्र। अब सोचो कैसा हो कि एक देश से दूसरे देश में हमें जाने के लिए बिना किसी डॉक्यूमेंट, वीज़ा, पासपोर्ट कुछ नहीं लेना पड़े, हम सीधे एक देश से दूसरे देश जा सकें। ठीक यही होता है यूरोप में। तो यूरोप में ज़्यादातर देशों का एक संगठन है जहाँ पे एक से दूसरे देश जाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, इसे ही कहते हैं सेंजेन क्षेत्र। तो रोमानिया, बुल्गारिया आधिकारिक तौर पर यूरोपीय के संघ के सेंजेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। तो ये कंट्री भले ही ना पूछे, ये पूछा जा सकता है सेंजेन क्षेत्र का मतलब क्या है। तो रोमानिया और बुल्गारिया भी हुए हैं। अब सेंजेन क्षेत्र में 29 यूरोपीय देश शामिल हो चुके हैं। तो ये याद रखना, यूरोपीय यूनियन अलग है, यूरो जोन अलग है, और जो सेंजेन क्षेत्र है वो अलग है। इन सबको कन्फ्यूज नहीं करना कि एक ही है। इसके बाद रूस द्वारा ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो अंतरिक्ष में ये घर होता है, स्पेस स्टेशन, इसके लिए एक पेटेंट किया गया है। सोचो कैसा हो कि सैटेलाइट ज़मीन से छोड़ते, तो हमने देखा है ड्रोन ज़मीन से छोड़ते देखा है, सैटेलाइट से अगर ड्रोन को छोड़ा जाए तो ये नया है ना। तो इसीलिए रसिया ने पेटेंट दाखिल किया है। तो रसिया ISS से UAV लॉन्च करेगा, मतलब ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला देश बनने के लिए आगे आया है पेटेंट के लिए। तो यही पूछा जा सकता है किस देश ने ये किया है। उसके बाद है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का बायोमास मिशन। जैसे अभी हमने देखा था कि जापान मिशन लेके आया था कि पर्यावरण को देखेंगे, वैसे ही ठीक यूरोपीय एजेंसी लेके आई है बायोमास मिशन, जिसमें दुनिया भर के वनों का 3D मानचित्रण बनाया जाएगा कि कौन से एरिया में पर्यावरण, मतलब वन वगैरह कैसे हैं। तो पूरे दुनिया भर के वनों का 3D मानचित्रण के लिए बायोमास मिशन यूरोपीय एजेंसी ने लॉन्च किया गया है। तो इसमें यही पूछा जा सकता है केवल कि ये क्या है। उसके बाद है चाइना का क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट मोजी। अब सोचो एक सैटेलाइट है जिसे हैक करना बहुत आसान हो, पर क्वांटम टेक्नोलॉजी को हम जानते हैं जो लाखों गुना तेज आम कंप्यूटर से काम करता है। तो सोचो एक क्वांटम सैटेलाइट ही है, मतलब खुद में क्वांटम सैटेलाइट है। क्वांटम खुद ही एक ऐसी चीज़ है जो हर एक चीज़ को हैक कर सकता है, क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो क्या क्वांटम टेक्नोलॉजी से बनी सैटेलाइट को हैक किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि जितना क्वांटम टेक्नोलॉजी से हैक करने में लगाएगा उतना ही ये आगे, मतलब उसे और अच्छा कर सकता है। तो चाइना ने ऐसी ही सैटेलाइट बनाई है जिसे मोजी कहा गया है, इसे हैक नहीं किया जा सकता, मतलब अमूमन तो यही माना जाता है। तो पहला क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट है, तो इसे याद रखना है। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट का पहला क्वांटम चिप भी लेके आया है। माइक्रोसॉफ्ट है जो कंपनी, वो मेजोराना करके एक है, मेजराना, जो पहला ये है, एक पहला क्वांटम चिप है ये। तो इसे याद रखना है। कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, तो इस कंपनी का नाम याद रखना और इस चिप का नाम याद रखना। मेजराना एक कंपनी का नाम है। इसके बाद है ग्वाटेमाला और इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। तो ग्वाटेमाला और इंडोनेशिया में क्या हुआ है? ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। इनको थोड़ा याद रखना है कौन सा कहाँ पे है। तो ज्वालामुखी फुएगो है ग्वाटेमाला में, ज्वालामुखी कौन सा है? फुएगो ग्वाटेमाला में है, और जो इंडोनेशिया में वो है माउंट लेवोटो बिलाकी। तो माउंट लेवोटो बिलाकी इंडोनेशिया में है और फुएगो कहाँ पे? ग्वाटेमाला में। अब इम्पोर्टेंट है ग्वाटेमाला कहाँ है। तो जब हम साउथ अमेरिका पढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका पढ़ते हैं, तो साउथ अमेरिका उत्तरी अमेरिका के बीच में आई कंट्री है ग्वाटेमाला। तो ये है, तो ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका में एक स्थित है, यहाँ पे ये ज्वालामुखी अभी फटा है। तो ये वाली चीज़ है। इसके बाद है ISA का नया सदस्य कौन बना है। तो ISA में समझौता हुआ है और अंगोला को 123वां सदस्य बनाया गया। तो 1, 2, 3 मां सदस्य कौन सा है? अंगोला। तो ये याद करना है अंगोला। तो ISA की शुरुआत भारत और फ्रांस ने 2015 में की थी। तो ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद है चाइना द्वारा थोरियम की खोज और रिएक्टर की शुरुआत। अब ये भारत के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, क्योंकि दुनिया में थोरियम का भंडार भारत में काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर चाइना ऐसी खोज कर रहा है तो भारत भी अगर करेगा तो थोरियम हमारे पास है, तो हमें यूरेनियम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
तो क्या है, चाइना ने मंगोलिया में थोरियम के बड़े भंडार की खोज की है और दुनिया का पहला थोरियम, क्योंकि दुनिया का पहला है, अभी थोरियम का कोई रिएक्टर नहीं चला है, पर चाइना ने अभी थोरियम रिएक्टर की शुरुआत की है। तो कहाँ पे, मंगोलिया में। तो यही पूछा सकता किसने की है। अब थोरियम एक रेडियो एक्टिव रासायनिक तत्व है, यूरेनियम की तुलना में, पर ये अधिक सुरक्षित है। और इम्पोर्टेंट क्या है, भारत इसका सबसे बड़े भंडार वाला क्षेत्र है। तो केरल के मोनोजाइट जो रेत है वहाँ पे थोरियम का विशाल भंडार पाया जाता है। इसके बाद है बिग कैट अलायंस। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2023 में IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पर आधारित एक संगठन को लागू किया गया था, एक संधि की गई थी। तो 2025 से इसे लागू कर दिया गया, बना 23 में था, लॉन्च किया गया 2025 से, इसे 23 जनवरी 2025 से इसे लागू किया गया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, ये आया कब था, 23 में, लागू कब हो पाया, 2025 में। दुनिया के 7 बड़ी बिल्लियाँ जिन्हें कहते हैं बिग कैट, 7 बड़ी बिल्लियाँ, जिसमें आता है बाघ, शेर, तेंदुआ, तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर, चीता, ये 7 है। इनके संरक्षण की बात की जाती है। अब इसमें पेपर में ऐसा पूछा सकता है, इसमें से भारत में कौन से नहीं पाए जाते। तो प्यूमा और जैगुआर ये भारत में नहीं पाए जाते, बाकी 5 जो बचे हैं जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, तेंदुआ, चीता, ये भारत में पाए जाते हैं। अब प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ये है, क्योंकि भारत में 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा था और उसी के अनुभव पर आधारित ये बनाया गया है। अब उसके बाद है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। अब यूनिकॉर्न कंपनियाँ कौन सी होती हैं, जो 1 बिलियन से अधिक की होती, 100 करोड़ से ऊपर वाली। तो इसमें ही भारत की रैंकिंग तीसरी है। पहला स्थान तो समझ ही सकते हैं, बड़ी कंपनियां किसके देश में होंगी, अमेरिका में। तो अमेरिका में है और भारत का रैंक तीसरा है। भारत में वर्तमान में 64 यूनिकॉर्न हैं। तो ये हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया है। तो यूनिकॉर्न, फिर डेकाकॉर्न होता है, फिर हेक्टोकॉर्न होता है। तो ये वाली चीज़। इसके बाद है भारत का बाह्य ऋण। तो RBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत का बाह्य ऋण है वो मार्च 2025 के अंत तक बढ़ गया है, तो 736 अरब डॉलर का हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पिछले वर्ष की तुलना में जो ऋण है वो 10% बढ़ गया है। तो परसेंट पूछा सकता है, 10% बढ़ के 776 हो चुका है। तो ये इसमें इतना याद रखना है। इसके बाद बात करें, भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी बनी है अडानी ग्रीन इंटरनेशनल लिमिटेड। अडानी ग्रीन इंटरनेशनल लिमिटेड है, ये भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी बन गई है, जो रिन्यूएबल के लिए काम करती है। और इनके द्वारा गुजरात के कक्ष में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनना है, जिसकी खासियत क्या है, इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, इतना बड़ा है ये अडानी पार्क रिन्यूएबल के लिए। कहाँ, गुजरात के कक्ष में बना है। तो ये चीज़ याद रखना। भारत का लक्ष्य क्या है रिन्यूएबल में, 2030 तक 500 गीगावाट का हमें क्षमता निर्माण करना है। इसके बाद RBI ने रेपो रेट में कटौती की है 0.50 अंक की। तो ये याद रखना है। अब कितना हो गया नई रेपो, 5.5, जिसका हमने डिस्कस किया था, इसको रेपो रेट क्या है और ये सब चीज़ें। अब बात करें अगला, टाटा ग्रुप भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। हम बात कर रहे हैं रुपए से नहीं, वैसे मूल्यवान ब्रांड वैल्यू। तो टाटा सबसे मूल्यवान ब्रांड है। तो 100 सर्वोच्च कंपनियों में सबसे मूल्यवान है टाटा। जारी किसने किया है, ब्रांड फाइनेंस ने किया है इसे। टाटा ग्रुप एक ब्रांड मौद्रिक कीमत होती है, ब्रांड वैल्यू मौद्रिक कीमत होती है, उसकी प्रतिष्ठा, निष्ठा, ये सारी चीज़ें तो ये टाटा की भारत में ज़्यादा है। फ्लिपकार्ट को NBFC का लाइसेंस मिला है। NBFC लाइसेंस क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनी है। इसमें क्या मतलब है कि फ्लिपकार्ट अब लोन दे सकता है, लोन ले नहीं सकता है, मतलब हम जमा नहीं कर सकते डिपॉजिट पर, फ्लिपकार्ट लोन दे सकता है। तो ये NBFC के तौर पे अब फ्लिपकार्ट आ गया है। तो RBI ने ई-कॉमर्स कंपनी जो फ्लिपकार्ट है उसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में अनुमति दे दी गई है। अब इसके बाद ये क्या करेगा, ऋण, अग्रिम, ये सारी चीज़ें कारोबार कर सकता है, डिमांड डिपॉजिट नहीं स्वीकार कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्लिपकार्ट में रुपए डाल दो 10 साल के लिए, ऐसा नहीं, पर फ्लिपकार्ट लोन दे सकता है। तो ये याद रखना है फ्लिपकार्ट के लिए। इसके बाद बात करें, भारत और किर्गिस्तान के बीच निवेश के लिए एक संधि हुई है। इसके साथ, किर्गिस्तान के साथ, जो अभी हमने ऊपर देखा भी था, कजाकिस्तान के बाद आता है नीचे किर्गिस्तान। तो इसमें देख है। अब अगला जो न्यूज़ है लास्ट आज का, वो है मत्स्य पालन सब्सिडी पर WTO का समझौता हुआ है। तो एक कंट्री है निकारागुआ, जहाँ ग्वाटेमाला पड़ा था। उत्तरी अमेरिका को अगर हम लें, उत्तरी अमेरिका के बीच में मध्य वाले देश हैं, फिर दक्षिण अमेरिका, तो यहीं पे एक कंट्री है निकारागुआ। तो निकारागुआ और WTO के
मत्स्य पालन सब्सिडी को स्वीकार करने वाला 101वां देश बन गया है। तो निकारागुआ WTO का जो मछली पालन से सब्सिडी मिलेगी इन देशों को, तो उसका 101वां सदस्य बन गया है। तो नाम याद रखना बस, निकारागुआ है। तो अब निकारागुआ वाला याद रखना। और WTO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये हमने आज छठा जो क्लास थी वो कंप्लीट की।